बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में। बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बहुत पुराना गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। कुछ कुछ ऐसी ही कहानी आज के हमारे मेहमान में भी है, जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हम अपने हर एक कार्यक्रम में कम से कम ये बात जरूर कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, और जो होता है वो हमारे बस में नहीं होता। ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है और ऐसे ही हम अपने एक पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व सोसाइटी के सामने उभर कर आता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ममता माथुर जी। ममता माथुर रविंद्र मंच की कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। कई फिल्मों में, वेब सीरीज में, हॉलीवुड और बॉलीवुड में आपने एक्टिंग की है। 1986 से लगातार आप थिएटर में काम कर रही हैं और आपका थिएटर का सफर अभी भी जारी है। शॉर्ट प्ले राइटर हैं और भी बहुत सारी खूबियां हैं ममता जी में। ममता माथुर जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। नमस्कार सर, आपका हार्दिक आभार। बहुत सारी बातें हमने बताने की कोशिश की है कि ममता माथुर में इतनी सारी खूबियां हैं, और हमारे कार्यक्रम में जब हम बात शुरू करते हैं तो बिल्कुल बचपन से शुरू करते हैं कि ममता माथुर जो आज आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बैठकर अपनी जीवनी बताने जा रही हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और बचपन कैसे बीता? मैं बेसिकली जयपुर शहर से ही हूँ जी। मेरा जन्म भी जयपुर में ही हुआ है और मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत बीता है। बहुत ही यादगार पल मेरे बचपन के हैं जो मैंने अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के साथ बिताए हैं। कुल मिला के मैं ये कहूंगी बचपन मेरा बड़ा अच्छा था, बहुत संजीदा सा था। पर उस टाइम बचपन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक थिएटर एक्ट्रेस बनूंगी या मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी। बस यूं ही चलता रहा और सरकारी नौकरी भी करने को मिली और थिएटर भी मेरा जो है आज तक रनिंग में है। मैं चल रहा है और मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ मैं समय निकाल कर। यानी 51 साल पीछे जाए तो 1971-72 या 73 के आसपास की बात होगी, जब ममता जी ने इस दुनिया में कदम रखा। एग्जैक्टली। स्कूलिंग जयपुर में की और कॉलेज लाइफ भी यहीं पे। बिल्कुल सर। जब आप कॉलेज में पढ़ रही थी तब कुछ सपने आपके जहन में आ रहे होंगे उस दौर के मुझे बड़े होकर ये बनना है। ऐसा कुछ सपना देखा था आपने कि आप अपने जीवन को तय करेंगे खुद, या माता पिता डिसाइड करेंगे कि ममता का जीवन कैसे बीतेगा? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी ना, 10th 11th में, तब से मेरी इच्छा होती थी कि ना मैं खुद कमाऊं, जॉब करूं। और जब मैं कॉलेज में आ गई और मेरा फाइनल ईयर था तो मुझे एक छोटी सी जॉब करने का मौका मिला। और जयपुर में राजा पार्क में हॉस्पिटल हुआ करता था जी। तो वहां मेरे अंकल थे, ही इज अ डायरेक्टर, डॉक्टर खुराना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू हमारे यहाँ सीखेगी काम और हमारे यहाँ रिसेप्शन का काम है, तुम करोगी? तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे सर्विस करने का शौक भी था और मुझे पैसे भी कमाने थे। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक था कि थोड़े थोड़े पैसे होने चाहिए जिससे हम अपने पेरेंट्स से ना कभी कभी हम उनके लिए भी कुछ करें, उनको गिफ्ट करें, लाइक दिस। तो मेरी वो पहली जॉब थी जब मैं फाइनल ईयर में थी और जब मैं 18 साल की थी। अच्छा। तो मैंने उस टाइम मेरे को 500 रुपए मिलते थे और वो 500 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और वो 500 रुपए मेरे लिए बहुत कहते हैं ना मील का पत्थर। लाइक उसके बाद तो फिर मैंने काम ही किया अपने जीवन में, लगातार आज तक मैं काम ही कर रही हूँ। ममता जी, जब आपने 18 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की, लगभग उसी समय आप थिएटर में भी आ गई। तो थिएटर में आने का रुझान अचानक से बन गया कि नाटक प्ले करने हैं, उसमें एक्टिंग करनी है? नहीं या सर, ये कैसे हुआ? सर ये भी बहुत अच्छी कहानी है मेरे जीवन की, क्योंकि मैं तो थिएटर का ABCD भी नहीं जानती थी। मुझे पता ही नहीं था कि थिएटर होता क्या है। स्टेज पे लाइव प्ले होना मतलब इट मीन्स कि कुछ मतलब मेरे लिए तो एक बड़ा अजीब सी चीज थी। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट थी और मैं वहां के जो हमारे जो थिएटर प्ले होते थे, फर्स्ट ईयर की बता रही हूँ मैं बात आपको, तो मैं अपने सारे जो VIP गेस्ट थे उनको मैं इनवाइट करने जाती थी। तो वो मुझसे पूछते थे कि बेटा आप भी प्ले कर रहे हो क्या इस प्ले में? अच्छा। आप पार्ट देने आए हो? तो मैं बोलती नो सर, मैंने तो उसमें पार्ट नहीं लिया। तो
वो मेरा फर्स्ट रुझान था। जब इतने लोग जब मुझसे ये पूछते थे कि क्या आप भी इसमें पार्ट कर रही हैं, जब इतना एक्साइटमेंट हो कि आप कार्ड देने आ रही हैं हमको, तब मैंने पहला ऑडिशन सेकेंड ईयर में दिया। और हमारे कॉलेज फॉर वीमेन से पढ़ी लिखी हूँ, और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे जो है कल्चरल प्रोग्राम होते थे। उसमें नाटक भी एक अलग चीज थी जो वहां हुआ करती थी हर साल में एक बार। जब लोग कहते थे कि क्या आप भी इसमें प्ले कर रही हैं, तब आपके भीतर का कलाकार जागा? तब ही जागा। तब लगा कि नहीं, मुझ में भी कुछ एक्टिंग का मटेरियल है। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन वहां आया करते थे, यहाँ जयपुर शहर के जाने माने सरताज नारायण माथुर जी। वो वहां थिएटर प्ले कराते थे लड़कियों से, और लड़कियां ही लड़कों का किरदार करती थी। तो मैं उनके पास चली गई सीधा। मैंने कहा सर, मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए, तो क्या मैं कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मेरे को ये चीजें पता नहीं थी, और फुल लेंथ प्ले 2-2 घंटे के होते थे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हर व्यक्ति हर कुछ कर सकता है, आप ऑडिशन दो, अगर हमें लगेगा तो हम आपको जरूर लेंगे। और मैंने ऑडिशन दिया और पास हो गई। पास। उनको मेरी आवाज, मेरा मतलब मेरी जो नुक्तों की जो प्रॉब्लम होती है जनरली देखी जाती है सब में, मतलब उन्हें मेरी हर चीज बहुत अच्छी लगी। और मेरी पर्सनालिटी वाइज मैं छोटी थी, 18-19 साल की थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी किया, और प्ले में मेरे को मुख्य किरदार, मेन रोल भी दिया उन्होंने। तो पहली बार जब आप थिएटर में मतलब मंच पर आई एक्टिंग करने, और आपको लग गया था कि अब मुझ में कुछ है टैलेंट, और एक चुनौती थी कि अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो याद है पहला दिन, पहला प्ले आपने जब किया, वो थोड़ी घबराहट के साथ कोई डायलॉग भूल गई या बहुत अच्छा रहा उसका? सर बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरा। मेरा पहला नाटक था सिसकते पाषाण जी, जिसका कोणार्क का वर्जन था वो, और एडेप्शन भी हमारे गुरु हैं श्री सरताज नारायण माथुर जी, उनका था। मैं पहली बार रविंद्र मंच देखा मैंने, और ये बात है 1985 की बात है, 85 की बात है। मैंने पहली बार स्टेज देखा, और इतनी भीड़, पूरा हॉल हाउसफुल था। एक बार तो मैं डरी गई कि इतना फुल लेंथ प्ले है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं जी। और मेरा सीन आने ही वाला था शुरुआत में, तो सरताज जी जो है मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा अब आपकी एंट्री है, आप अलर्ट रहना। मैंने उनसे कहा सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे जाऊंगी इतने सारे लोगों के बीच। उन्होंने बताया कि जो बड़ी जो साइड में जो लाइट होती हैं, आप उनको तरफ देखना, और आपको सामने वाले कोई नजर भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ डूब के काम करना है जो आपने सीखा है। बस मैं स्टेज पे गई, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने बिना रुके वो 2 घंटे का प्ले नॉन स्टॉप, मेरी मेन एंट्री रोल था और मेरे को बार बार आना था, बिना डर के मैंने वो प्ले निकाला, और बहुत बहुत अच्छा प्ले, बहुत सक्सेस प्ले हुआ। उसमें पहली बार मैंने मेकअप किया, मैंने बहुत अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स पहनी, और मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो फोटो आज भी मेरे पास है, और मुझे बहुत याद भी आती है उस प्ले की। और उस प्ले का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। है ना, उस प्ले में एक लास्ट सीन था जिसमें मेरे हस्बैंड की जो है डेथ हो जाती है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो है मुझसे छुपाती हैं, बताती नहीं है। तो मैं उनसे कहती हूँ, क्या धर्म नहीं रहा माँ? बताओ ना माँ, क्या धर्म नहीं रहा? मैं भी धर्मा के पास जाऊंगी माँ, मैं भी धर्मा के पास जाऊंगी। धर्मा ये कहते हुए मैं मीनार पे चढ़ती हूँ कोणार्क की, और वहां से छलांग मार के सुसाइड कर लेती हूँ। अच्छा। और उस सीन के लिए जो मुझे तालियां मिली, जो क्लैपिंग, जो तारीफें मिली एंड में, ऑटोग्राफ्स तक लिए लोगों ने, तो वो मेरा पहला प्ले जो था, उसने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरी कि आज मैं 52 इयर्स की भी हो गई हूँ, तो मैंने थिएटर नहीं छोड़ा है। यानी वो जो पहला स्टेप, पहला कदम था आपका थिएटर में, जी। वो इतनी मजबूती से रखा कि आज भी वो जड़े जमाए बरकरार है सर। थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आपने पहली नौकरी शुरू की और थिएटर में आए, उस जमाने में जब आपने थिएटर और नौकरी दोनों शुरू की थी, शायद मम्मी पापा इसके खिलाफ रहे होंगे कि ममता बाहर जाकर काम करे, कमाने की क्या जरूरत है, थिएटर में क्या रखा है। ऐसी कुछ बातें फैमिली में आपके फादर की तरफ से या आपकी मदर की तरफ से हुई? पापा की तरफ से उन्होंने रोकने की कोशिश की? पापा को नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि हमारी रिहर्सल शाम को होती थी,
वो देर रात तक चलती थी, 9-10 बजे तक। तो पापा इसके फेवर में नहीं थे कभी। फिर कैसे मनाया आपने? फिर मेरे जो गुरु मैंने बताया ना, सरताज नारायण माथुर जी, उन्होंने पर्सनली उनसे बात की और उन्होंने कहा ये हमारी ही बिटिया है और मैं इसको बहुत सेफ रखूंगा, पर इसके अंदर का कलाकार जो जगह है आप उसको मरने मत दीजिएगा, क्योंकि अब ये भी चाहती है थिएटर करना जी। तो बस मेरी शुरुआत उन्होंने ही करवाई सर। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं आज की तारीख में। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ जी। जब आपकी शानदार शुरुआत हुई, सिसकते पाषाण नाटक के बाद में शायद आपने थिएटर की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं सर। और लगातार आगे ही आगे बढ़ती रही जी। फिर सेकंड, थर्ड प्ले, फोर्थ प्ले। कभी कभी ऐसा होता है एक कलाकार की जिंदगी में कि कोई एक माइलस्टोन आ जाता है जहां पर उसको लगता है कि यहां से मेरा जीवन मुड़ गया। इस नाटक को करने के बाद में या ये प्ले में नहीं करती तो शायद बहुत पीछे रह जाती। ऐसा कुछ वाकया याद है आपको जब आपको बहुत अच्छा फील हुआ? सर मेरा पहला ड्रामा सिसकते पाषाण ही था और उसने मुझे सक्सेस भी दी, नाम भी दिया, एक पहचान भी दी मुझे। कॉलेज में मैं पहले ममता माथुर एक स्टूडेंट के नाम से जानी जाती थी जी। उसके बाद एक बेहतरीन कलाकार के नाम से जानी गई और वहां से निकलने के बाद भी मेरी गुडविल बनी रही सर। तो सर मैंने पीछे मुड़ के आई थिंक मैंने इस थिएटर की दुनिया में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, मेरे घर में जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद 89 में, फिर उसके बाद बच्चे हुए, तो जब बच्चे हुए शादी हुई तो शादी के बाद तो बड़ी नेचुरल से बात है हमारा उतना समय हम नहीं दे पाते घर गृहस्थी में आने के बाद। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थिएटर से जुड़े हुए थे, वो रविंद्र मंच पे ही कार्यरत थे, कार्यक्रम प्रभारी की पोस्ट पे, तो मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिला। तो शादी के बाद भी मैंने थिएटर रोका नहीं, ना मेरी मदर इन लॉ ने रोका ना ही मेरे हस्बैंड ने, बल्कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी उनको सपोर्ट किया। वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, इज अ वेरी गुड एक्टर। तो मैं उनको सपोर्ट करती थी, वो मुझे, और मेरी मदर इन लॉ भी लेक्चरर थी तबला में और म्यूजिक की, तो उन्होंने भी मुझे म्यूजिक भी सिखाया थिएटर के साथ। ममता माथुर जी, इससे पहले कि हम आगे बात करें, एक गीत आपकी पसंद का सुने, चूंकि आप खुद एक कलाकार हैं, फिल्मों में भी काम किया है, तो कोई अच्छा सा गीत जो आपको भी पसंद हो और हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगे। हाँ सर, एक है गाना, क्लासिकल बेस्ड है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ उसका गाना। प्लीज। पिया बावरी पी कहाँ पिया पिया बोले रे, पिया बावरी डार डार देखो फूलों की चादर बुनी, फूलों की चादर रंगों की झालर बनी, हो डार डार देखो फूलों की चादर बुनी, फूलों की चादर रंगों की झालर बनी, हुई बावरी भाई बावरी बावरिया, पिया बावरी पी कहाँ पिया पिया बोले रे, पिया बावरी। बहुत ही खूबसूरत गायन आपका, बहुत खूबसूरत कंठ। थैंक यू। ऐसा लगता है कि सरस्वती स्वयं विराजमान है, और शायद इतने सारे काम करते करते गाना तो आपको स्वतः ही आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ममता माथुर। आप रविंद्र मंच की कार्यक्रम अधिकारी हैं और ड्रामा में, फिल्मों में और शॉर्ट प्ले राइटिंग में इनके बहुत बड़े बड़े काम हैं। ममता जी से आज हम बात कर रहे हैं और जो इन्होंने गाना पसंद किया था वो भी हमने सुना। ममता जी, शादी के बाद में आपको आपके शौक जो थे, ये थिएटर का और राइटिंग का, सिंगिंग का, आपको वैसा माहौल मिला? आपके ससुराल वालों ने, इन लॉज ने आपको सपोर्ट किया? सर मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने ग्रेजुएशन ही किया था सिर्फ, और ग्रेजुएशन होने के बाद जब घर आई तो मेरे इन लॉज भी चाहते थे कि मैं डिपेंडेंट ना रहूं किसी पे, मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, और वो बहुत ओपन माइंडेड, बोल्ड, अच्छे लोग थे सब लोग।
तो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर की डिग्री दिलवाई BISR से जी। फिर उसके बाद मेरा एक बेबी हुआ और बेबी के बाद उन्होंने कहा कि जैसे लाइक B.Ed सब कर रहे हैं तो मुझे हट के कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे B.Ped की डिग्री दिलवाई नागपुर में भेजकर। मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया। जयपुर आने के बाद मेरा पहला जॉब जो है एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर मैं वहां पे प्राइवेट स्कूल, हाँ, प्राइवेट स्कूल में वहां मैंने काम किया और वहां पे मुझे लगा कि मुझे और भी खेलों में परफेक्ट होना है, तो मैंने स्विमिंग, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल इसकी ट्रेनिंग ली और वहां मैं लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देती थी, स्विमिंग की भी और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की भी। इसके बाद मैंने बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में लाइक मतलब आपके स्कूल बदलते रहे? हाँ, 3-4 स्कूल में मैंने काम किया एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर। थिएटर से काम करते करते कहते हैं कि फिल्मों तक का सफर तय हो जाता है जी। और जयपुर के कई ऐसे कलाकार जो थिएटर से जुड़े हुए थे, फिल्मों में उन्होंने बड़े नाम कमाए, असरानी जी और पिंचू कपूर और भी बहुत सारी एक लंबी, हाँ जी, अनूप सोनी जी हैं, जयपुर के ही हैं, चांद शिवपुरी जी हैं। हाँ जी 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 जी, एक लंबी फेरिस्त है। आपको बड़ी सहूलियत हुई जब आप थिएटर में काम कर रही थी और आपको फिल्मों का ऑफर मिला। पहला ऑफर याद है, किस तरह से आप फिल्मों में गई? मेरे को सबसे पहले एक पायलट शूट मिला था 105 एपिसोड का। इसमें आपको शायद याद होगा, टीवी पे सिया के राम करके एक सीरियल आते थे, उसमें जो राम बने थे आशीष शर्मा जी, वो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, वो भी जयपुर मानसरोवर में रहते हैं। तो वो रविंद्र मंच पे आए हुए थे और वो अपने एक सीरियल बना रहे थे, छोरे तेरा गांव बड़ा प्यारा। तो उनको एक मदर की जरूरत थी, एक स्वीट मदर की, जिसकी आवाज बहुत प्यारी हो, जिसका फेस बहुत प्यारा हो। तो बहुत सारे ऑडिशन ले रहे थे, तो उन्होंने मेरा भी लिया कि बोले आप जैसी हो ना, मुझे बस वैसी ही माँ चाहिए, आप जैसा बोलती हो, आप जैसा कर रही हो, आप जैसी एक्टिविटी है बच्चे के साथ। तो मेरा पहला चांस बस वही था। आशीष शर्मा जी ने मुझे अपने सीरियल छोरे तेरा गांव बड़ा प्यारा में, जिसके 105 एपिसोड थे, मैंने 105 एपिसोड में काम किया उनके साथ। मतलब लीड मदर। पहला ब्रेक जो मिला वो टीवी सीरियल से। फिर फिल्मों में? उसके बाद मैं थोड़ी सी पॉपुलर होने लग गई। तो जाहिर सी बात है, हम जब थोड़ा सा हम पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग अपने आप ही अप्रोच करने लग जाते हैं जी। और दूसरा, अच्छे ऑडिशन होते हैं तो अंदर की जिज्ञासा भी जागृत होती है कि जब हमने इतना अच्छा सीरियल कर लिया 105 का, तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो मुंबई से एक टीम आई थी लोम हर्ष साहब की, तो वो एक पिक्चर कर रहे थे, ये है इंडिया। तो मैं उसका ऑडिशन देने गई बनी पार्क, और वहां पे भी मेरा बहुत शानदार ऑडिशन हुआ। मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड थी। अच्छा। कि मुझे लग रहा था कि मैं ही सेलेक्ट होंगी, और मैं ही सेलेक्ट हुई। ये आत्मविश्वास था? बिल्कुल सर। और उसमें मेरे साथ इंडस्ट्री के बड़े अच्छे लोग, गेवी चहल जो एक था टाइगर फेम, और आशुतोष कौशिक, बिग बॉस फैन। तो बिग बॉस में के फर्स्ट विनर थे वो, आशुतोष कौशिक साहब। ये दोनों मेरे बेटे बने, और मैंने इनके साथ ये है इंडिया मूवी की, और बहुत सफलता मिली उसको। विदेशों में भी इसका प्रीमियर हुआ, बड़ी सफलता हासिल। आशीष जी ने जब आपका ऑडिशन जयपुर में लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बिल्कुल ऐसी ही माँ चाहिए, क्यूट सी, सुंदर सी, अच्छी आवाज वाली। तो फिल्मी माँ जो आप बता रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है, रीमा लागू जी, जिन्होंने राष्ट्रीय की फिल्मों में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आपको क्या लगता है कि आप उनकी इक्विवेलेंट, उन जैसी लगती है स्क्रीन पर? मुझे लगता नहीं है, मुझे सपना आता है। मुझे ये सपना आता है कि एक दिन मैं भी रीमा लागू मैम की तरह अच्छी मॉम का रोल करूं, अच्छी पिक्चरों में, आधुनिक माँ का रोल जी। और एक मुझे राखी गुलजार हैं जो मदर का रोल वो भी करती हैं, जैसे अभी करण अर्जुन में, जैसे और भी कई पिक्चरों में उन्होंने काम किया। मुझे उनके जैसा भी काम करना है, अभी भी ख्वाहिश है मेरी। अभी तो ये सपना बाकी है। हाँ। धीरे धीरे जब आप पॉपुलर होने लगी तो जाहिर है आपकी व्यस्तता बड़ी होगी। बिल्कुल। और बैलेंस करना घर में, अपने कैरियर में, थिएटर में, ये बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा वो टाइम आपका। किस तरह से अपने आप को बैलेंस करके सभी को थोड़ा थोड़ा समय दिया और अपने काम में आप मशरूफ रही, काम चलता रहा? सर बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, घर परिवार बच्चों के साथ। और स्पेशली मैं खुद भी चाहती थी कि मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ ऐसे माहौल में। पर बड़ा कहते हैं ना कि जो इच्छा होती है वो सब करा देती है।
तो ये जो इच्छा होती है ना वो करा भी देती है, और जाके पेंडिंग काम है उसको भी पूरा करवा देती है। जैसे घर के, जैसे मॉम को खुश रखना है तो मॉम की सारी चीजें हमने फुलफिल कर ली, बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं है ना, उनको हस्बैंड के और मेरे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने उसको भी कवर अप कर लिया। तो मतलब परिवार का इसमें मैं समझती हूँ, परिवार जो है ना अगर आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो। यानी जहां चाह है वहां रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और आदमी में यदि काम करने की चाहत है और इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो फिर ईश्वर भी उनकी मदद करता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर। आपके साथ एक दुर्घटना घट गई थी, अचानक आपके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और यहां पर सिसकते पाषाण जो आपने पहला नाटक किया था, उसका डायलॉग भी आपके इस निजी जीवन की घटना से काफी मिलता जुलता है। जब उसमें भी आपने एक डायलॉग बोला था, धर्मा 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 कहाँ है, बताती क्यों नहीं मां। ऐसा कुछ फीलिंग्स आया था जब आपके हस्बैंड नहीं रहे, आपने पहली बार सुना कि अब मेरा संसार कुछ और हो गया है, बदल गई दुनिया? बिल्कुल सर। 2006 के बाद एक बहुत बुरा दौर मेरे साथ गुजरा, और मैंने बहुत फाइट की उसके बाद। 2006 के बाद ये संयोग रहा महज कि सिसकते पाषाण में आपने काम किया और ये डायलॉग आपके साथ आ गया? सर वो तो अब बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, जुड़ जाते हैं। पर हाँ, उस टाइम भी मैंने हार नहीं मानी जी। 2006 के बाद भी। मेरे 2 बच्चे थे और दोनों बहुत छोटे उम्र के थे। एक 9th क्लास में था और मेरी बेटी 10वीं में थी, और मेरी मदर इन लॉ उस टाइम मेरे साथ थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड इकलौते थे। ही इज अ ओनली सन, मतलब मेरी कोई और मेरे परिवार में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ही थे। तो वो दौर बहुत ही कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ के 6 महीने बाद ही मेरी मदर इन लॉ भी चल बसी। उस वक्त 2 बच्चों को अकेले संभालना 30-32 साल की उम्र में, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था सर। यही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? जी सर। यहां से आपकी दुनिया बदल गई? बिल्कुल सर। एक गीत सुन लें, आप सुनाना चाहें कोई भी ऐसा गीत जो आपको अच्छा लगता हो, याद आता हो? हाँ, मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट गीत है, गजल कहूंगी मैं, क्योंकि वो जगजीत सिंह को बहुत पसंद करते थे जी। उनका ही एक फेवरेट गजल है, झुकी झुकी सी नजर। वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। अर्थ पिक्चर की। जी जी। एक बहुत ही अच्छा और उम्दा गीत, बल्कि कहेंगे उम्दा गजल आपने पसंद की है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस गीत को सुनते हैं और आपकी लाइफ की और बातें हम करेंगे। श्रोता, इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं ममता माथुर, एक ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्मी एक्ट्रेस और वर्तमान में रविंद्र मंच की कार्यक्रम अधिकारी। इनकी पसंद का ये गीत आइए हम सब सुने। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तेरी तरह मेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। इस समय हमारे साथ हैं कार्यक्रम में ममता माथुर, आज के हमारे मेहमान। आप रविंद्र मंच में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर अभी काम कर रही हैं, प्रभारी हैं वहां की, और बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में, वेब सीरीज में आपने एक्टिंग की है और थिएटर से 1986 से लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता जी, बच्चों के लिए आपने काफी शॉर्ट प्ले लिखे हैं, छोटे छोटे नाटक, और ये अचानक से नहीं आया होगा आपका रुझान, पहले प्लान नहीं करती होंगी, शायद एक्टिंग में करते करते आपने नाटक लिखने की सोची कि शॉर्ट प्ले लिखा जा सकता है।
जब मेरे हस्बैंड रविंद्र मंच पे कार्यक्रम प्रभारी हुआ करते थे, तब मैं जवाहर कला केंद्र में मैं अपने गुरु श्री सरताज नारायण माथुर जी के अंडर में, वहां पे वो प्रोग्राम ऑफिसर वहां पे हुआ करते थे। तो वहां चिल्ड्रंस वर्कशॉप लगती थी हर साल। तो उन चिल्ड्रंस वर्कशॉप में उन्होंने मुझे एज इंस्ट्रक्टर लिया नाटक करते करते, और मैंने वहां बच्चों को नाटक सिखाना शुरू किया वहां पर। तो वहां से एक आदत तो पड़ी गई थी। तो वहां मैंने हर साल जब भी चिल्ड्रन समर वेकेशन कैंप्स लगते और चिल्ड्रंस थिएटर कैंप लगते, तो सरताज माथुर साहब जो हैं हमेशा याद करते और मैं वहां ज्वाइन करती सरकारी नौकरी से पहले जी। तो वो शुरुआत थी। फिर उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बाद स्कूलों में ही सारा हमेशा अपना समय दिया नौकरी की। तो वहां बच्चों के साथ टच में रह के और लेटेस्ट थीम जो भी समय के साथ चलती हैं, जो भी थीम्स हैं, फिर मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते थे उस समय स्कूल में जब मैं थी। तो फिर वो थोड़े छोटे छोटे नाटक बनते, फिर उसमें लाइट कैसे होती है, म्यूजिक कैसे दिया जाता है, ब्लॉकिंग कैसे करवाई जाती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते, और लकीली वो प्ले जो हम लोग करते थे वो अवार्ड जीत के आते थे इंटर स्कूल्स में। तो बस वो एक शुरुआत थी। तो बस इच्छा जाहिर होती है और कभी कुछ मन कर जाता है और कुछ बना लेते हैं बच्चे। तो अब इतना लंबा समय आपको काम करते हुए हो गया, आपको क्या लगता है थिएटर में एक्टिंग करना मुश्किल है या लिखना मुश्किल है ड्रामा को, या फिल्मों में एक्टिंग करना मुश्किल है? क्योंकि आपके पास में कई तरह के अनुभव हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? थिएटर पे रिजल्ट सामने रहता है, ऑडियंस सामने रहती है, एक डर हावी रहता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि थिएटर में काम करना बहुत मुश्किल है। फिल्मों में आपको जो है दूसरा मौका मिलता है, शॉट का, रीटेक्स होते हैं, क्या फर्क है? फिल्म्स में आप सही कह रहे हो, बहुत सारे रीटेक होते हैं, तो हमारे अंदर वो इमोशंस खत्म हो जाता है सर। जैसे आप थिएटर प्ले कर रहे हैं, पहले दूसरे शॉट में जो इमोशन होते हैं वो फिल्मों में रीटेक होते होते इमोशन निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है। कई बार तो मतलब बहुत बेचैनी सी होने लग जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एंजॉय तो आप थिएटर प्ले में ही कर पाओगे। जो असली चीज होती है, जो असली इमोशंस होते हैं, वो थिएटर पे ही निकलते हैं। पिक्चरों में तो फिर वो आपको माहौल बना पड़ा, उसके लिए तो बिल्कुल आपको अलग तरह का अपने आप को ढालना पड़ेगा सर। अब मैं उस स्टेज में अभी तक पहुंची नहीं हूं सर। हालांकि मैं निकालते हैं हम लोग बहुत पेशेंस के साथ, फीलिंग्स लानी पड़ती हैं हमको, लेकिन जो थिएटर है ना सर, उसमें कहते हैं जरूर है कि हमारी 40 दिन की रिहर्सल्स होती है, प्रतिदिन हम 1.5 घंटा 2 घंटा लेते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद एक अच्छा प्ले निकल के आता है सर। लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि थिएटर से घर नहीं चल सकता और फिल्में करना थोड़ी मजबूरी है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? सर ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि थिएटर जो है वो एक शौक तो हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली हम है ना उस पर फोकस नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए एक नौकरी तो जरूरी है, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी किया है रविंद्र मंच पर रहते हुए। यहाँ पर एक और सवाल भी आता है कि राजस्थान में जो थिएटर है, रंगमंच है, वो उतना पॉपुलर नहीं है। एक समय था जब वास्तव में रविंद्र मंच भरा रहता था और ऑडियंस जाती थी देखने, लेकिन जो नाटक का स्तर महाराष्ट्र में या दिल्ली में या गुजरात में है, उस ऊंचाई तक अभी राजस्थान का थिएटर थोड़ा सा पीछे है, पहुंचने में वक्त लगेगा। आपको लगता है ये बात सही है? सर है, सही है। इसमें वही फाइनेंशियल मैटर ही है सर। इसमें जैसे हमारी राजस्थान सरकार सपोर्ट करे और कर रही है मेरे ख्याल से। अभी इस वाले बजट में 100 करोड़ रुपए जैसे हमारे मंत्री महोदय साहब ने अनाउंसमेंट किए हैं, हाँ, कलाकारों के लिए, लोक कलाकारों के लिए और हमारे प्रदेश के कलाकारों के लिए। तो मुझे लगता है काफी सुधार हो सकता है। अभी आने वाला वक्त जो है कलाकारों के लिए एक अच्छा वक्त साबित होगा। एक और सवाल थिएटर का ही मैं आप पूछ लूं कि अक्सर हम सब चीजें मुफ्त में देखना चाहते हैं और थिएटर में पैसा नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है कि लोग टिकट खरीद के नहीं देखना चाहते, ऐसे ही मुफ्त पास से फ्री पास अगर मिल जाए तो नाटक देखने आ जाते हैं। आपको क्या लगता है ऑडियंस की ये बड़ी कमजोरी है, उनको टिकट खरीद के देखना चाहिए शोज? सर देखना चाहिए। अब जवाहर कला केंद्र में देख लीजिए ना, 50 रुपए का टिकट है, पर जो भी है वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई पासेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग आते हैं 50 रुपए खुशी खुशी देते भी हैं और बैठ के नाटक देखते भी हैं और हाउसफुल जाता है। रविंद्र मंच पे ये प्रचलन थोड़ा कम है और पर हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे बुकिंग का काम होता है, आरक्षण किए जाते हैं संस्थाओं के, तो संस्थाएं अपनी टिकट्स रखती हैं, तो वो
अब ये उनका लुकआउट है, रविंद्र मंच की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। ऑडियंस के लिहाज से टिकट खरीदना जरूरी है, क्योंकि देखो आप टिकट आप खरीद कर और देखने जाते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट जो रहता है वो क्रीमी इंटरेस्ट, वो हम देखते हैं कि अरे नहीं, हम सोच समझ के जाएंगे, हम प्ले कैसा है और किस डायरेक्टर का है, क्या थीम है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। कई बार हम ये सब चीजें देखकर भी हम एक टिकट खरीदते हैं, है ना, चाहे वो 50 रुपए का है या 200 का है या 500 का है, तो सब खरीदना चाहिए। वैसे एक जमाना था, मैं बता रही हूँ, रविंद्र मंच पे जय रंगम करके शायद मेरे ख्याल से कहीं जयपुर थिएटर के जाने माने लोग थे, वहां पे एक बहुत शानदार आयोजन होता था नाटकों का, जिसमें देश विदेशों से भी नाटक आते थे, और उसमें लोग 500-500 रुपए की टिकट्स खरीद के भी प्ले देखते थे। तो वो यहाँ होना चाहिए सर, एक प्रचलन लागू होना चाहिए। ये तो मतलब दर्शक को डिसाइड करना है कि अगर मैं जैसे फिल्म देखने जा रहा हूं तो थिएटर को भी वो फिल्म के नजरिए से देखे तो शायद ये बदलाव आ जाए और वो टिकट खरीद कर देखना शुरू करे। नहीं, आ रहा है बदलाव आ रहा है, लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे रविंद्र मंच पे जो मैनेजर नियुक्त होते हैं RS अधिकारी, वो लोग तक ये बोलते हैं कि नहीं ममता जी आप टिकट लो, फिर अपन अंदर चलेंगे। तो आ रहा है सर, और आएगा। बहुत सारे अनुभव आपके पास में हैं और मैं समझता हूं कि एक आध अनुभव आप ऐसा बताएं जो आपको यादगार हो, चाहे वो फिल्मों से जुड़ा हुआ। आजकल वेब सीरीज का भी बड़ा प्रचलन है। वेब सीरीज हालांकि पैसे देकर चुकाकर हम अपने मोबाइल में देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, थिएटर में नहीं आती ऐसी फिल्में, और इनमें अश्लीलता का एक काफी स्कोप रहता है, ऐसे ब्लेम्स आते रहते हैं। सर वेब सीरीज में नो डाउट मतलब अश्लीलता है। हाँ। जो इसमें जो मूवीज आ रही हैं या जो भी वेब सीरीज बन रही हैं, अच्छी भी बन रही हैं। बच्चों के हिसाब से तो मैं डरती हूँ, क्योंकि हम लोग तो आजकल मॉडर्न टीवी जो आ रहे हैं, हमको ये डर लगता है कि हम हॉटस्टार या कोई और चैनल चला के देखें या नहीं, क्योंकि वहां पे तो वेब सीरीज में अलग अलग बड़े अश्लील चीजें आती हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल भी हैं, तो हम तो देखते ही नहीं टीवी पे, इसी वजह से, है ना। कुछ अच्छी मूवी है, एडल्ट मूवी है, तो हम कुछ अगर रिक्वायर्ड है, थीम वाइज गुड है, तो हम वैसे ही देखना पसंद करते हैं। पर कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जो चीजें हम बहुत सारे जैसे लोग हैं थिएटर या पिक्चर हॉल वगैरह नहीं जा पाते हैं या थिएटर तक नहीं जा सकते हैं, तो मोबाइल का जमाना है, तो हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे आपको एक बड़ी लेटेस्ट चीज मैं, रविंद्र मंच पे फ्राइडे थिएटर हो रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग है, तो बहुत मेरा फेवरेट प्ले है साबिर खान साहब का या किसी भी अच्छे डायरेक्टर का, और मैं नहीं जा पा रही हूँ देखने, तो वो लाइव मैं घर पे बैठ के देख सकती हूँ, है ना। उसको फटाफट लाइव किया और मैंने वो नाटक देख लिया, तो यूजफुल भी है। दोनों देखो, दो पहलू होते हैं हर चीज के, हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है, तो वो चीजें इसमें हैं। अब डिपेंड ये है कि सामने वाला कैसे देखता है उसको। नाटक में एक बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको नाटक देखने के लिए ऑडियंस चाहिए तो आपको उसका प्रेजेंटेशन स्टोरी लेवल पर काफी अच्छा रखना होगा, कहानी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और अक्सर फिल्म मेकर्स या ड्रामा राइटर ये कहते हैं कि कहानियां नहीं है, नई कहानियां कहां से लाएं, तो इसका जवाब आता है कि कहानियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। हमारे समाज में बहुत सारी कहानियां हैं। जब इंडियन सिनेमा शुरू हुआ था तब भी शायद हम पौराणिक कहानियों से शुरू करके आज आधुनिक दौर तक की कहानियां हमारे सामने हैं। आपको लगता है कि कहानियों की कमी है और ड्रामा के लिए उपयुक्त स्टोरीज नहीं मिलती? कहानियों की कोई कमी नहीं है सर, लेकिन आजकल लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। मैंने ऐसे नए युवा बच्चों को देखा है जो हमारे मंच पे घूमते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लेके आते हैं मेरे सामने, है ना। मुझे कहते हैं वो आके कि मैम मैंने ये कहानी लिखी है, आप प्लीज एक बार पढ़िए और प्लीज हमें आगे बढ़वाइए। और वो रियली में ये जो आजकल का यूथ है, जो बच्चे हैं, हम लोग पुराने जमाने से गुजरे हैं, पुरानी चीजें तो हम सब देखते भी आ रहे हैं, वो कॉमन चीजें रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो मैं जो भी सुन रहे हैं मेरे बड़े लोग, रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर्स या जो भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि आजकल के बच्चे जो है ना, उनका जो रिटन पार्ट है, जो वो लिखते हैं, उसको भी गौर किया जाना चाहिए। वो स्ट्रांग है, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, वो कई बार बहुत अच्छी चीज निकाल के ले आते हैं। हम सोचते हैं अरे बच्चे हैं क्या लिखेंगे,
इतना दमदार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन हमें इसको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी चीजों को गौर करके कई चीजें वो समाज की नई चीजें भी निकाल के सामने रख देते हैं। ममता माथुर जी, आपका जो अब तक का जीवन रहा है वो ठीक वैसे वैसे ही चला जैसे जैसे आप सोच रही थी, या उसमें कुछ दाएं बाएं अवरोध आते रहे? तमाम बैरिकेड्स को, बाधाओं को पार करके आज एक ख्यात नाम डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और नो डाउट आप गवर्नमेंट जॉब में तो ही एक आपकी एक पहचान है। आसान नहीं रहा होगा अब तक का सफर? सर, आसानी से तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता और स्ट्रगल तो होता ही है लाइफ में। मैंने भी बहुत गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, कोशिशें की, आरएस के भी एग्जाम दिए, कई तरह के एग्जाम दिए। सफल तो मैं नहीं हो पाई, पर मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब थी और मुझे मिली। लेकिन एक ख्वाहिश जरूर थी कि मैं जो है सरकार चलाऊंगी, गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी ही चाहिए। मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, वो पूरी हुई 2008 के बाद। और आज मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मैं कुछ मैच्योर हुई हूँ इस उम्र में। कलाकार वैसे बहुत सॉफ्ट होता है दिल से, और हम लोग कलाकार मतलब एम्प्लॉय के साथ कलाकार ज्यादा रहे हैं ना, एक्टिंग पार्ट ज्यादा रहा है मेरे जीवन में, जुड़ा हुआ रहा है एक्टिंग पार्ट। और नौकरी भी मैंने मैं 2008 से मतलब 2023 तक कंटिन्यू कर रही हूँ। 15-16 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब में, और अब जाके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और करना है, और अभी मेरे भी नौकरी के भी 8-10 साल और हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग हटके करूँ। और बड़ी ख्वाहिश है मेरी, और आमीन पूरी होगी। अच्छा मैं इसमें आगे बढ़ने में पूरी, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। थैंक यू सर। अक्सर हम जो नहीं बन पाते, कुछ कमी हम में रह जाती है, उन सपनों को हम अपने बच्चों में देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेरे इस सपने को पूरा करेगा। तो आपके बच्चे आपके लाइन में, आपके कहने में, उनका कैरियर, उनका जीवन आपके अनुसार है, या आपने उनको फ्री हैंड दिया कि आप फ्री हैं अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल करो? नहीं सर, बिल्कुल फ्री छोड़ना पड़ता है बच्चों को। हम बॉन्ड नहीं कर सकते बच्चों को, क्योंकि हो सकता है हम उनको बॉन्ड कर दें, नहीं आप तो को यही करना है, और फिर उनका मन ही ना हो, फिर वो ना कर पाए। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, हम सब आर्टिस्ट थे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे आर्टिस्ट नहीं है। उनकी अपनी अलग लाइन थी, वो दोनों अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनका रुझान बिजनेस की तरफ था, ऊंचाइयों को छूना, बिजनेस को ऊंचाइयों पे पहुंचाना। तो वो पर मेरे दोनों बच्चे मेरे ढाल हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा। मेरे स्ट्रगल वाले टाइम पर भी वो मेरे साथ थे, और आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं। और इसलिए ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है, हमारे गुरुजनों का, हमारे पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद है हम मुझे, मेरे बच्चों के सर पर। जी जी। दोनों बहुत अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, और मेरे साथ हैं। मतलब आप उनकी तरफ से संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर, बहुत। तो मतलब जो खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है, मैं समझता हूँ कि एक गीत और गाने को आप उत्सुक हैं। आपके मीठे कंठ से कौन सा गीत आप हमें सुनाएंगी? मैं एक बहुत पुराना गाना, अनारकली मूवी का है, वो मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट सॉन्ग है। जब मैं शादी करके आई थी तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था ये। जी सुनाइए। मैं बताती हूँ वाला। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, ज़बां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती, कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है। चले आओ, चले आओ, तकाज़ा है निगाहों का, तकाज़ा है निगाहों का। किसी की आशिकी ऐसे तो ठुकराई नहीं जाती है, ठुकराई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है।
तो श्रोताओं, ये गीत अनारकली फिल्म का आज की हमारी मेहमान ममता माथुर जी ने गुनगुनाया। प्रदीप कुमार और वीणा राय इसमें हीरो हीरोइन थे। और एक बहुत ही नायाब सा गीत है, क्लासिकल बेस्ड का। ममता जी, हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। थोड़ी थोड़ी बातें और एक दो पूछना चाहेंगे। अभी तक के आपके अपने जीवन से आप संतुष्ट हैं और या अभी कुछ करना बाकी है? जैसा आपने बताया था कि एक सपना कि मैं सरकार चलाऊंगी, उसका कुछ विजन, या तो आप पॉलिटिकली सीएम या पीएम बने या सांसद बने, पॉलिटिक्स में जाएं, या प्रशासन के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर सरकार चलाएं। कुछ आइडिया है सरकार कैसे चलती है? आपको समझ में आया सरकारी नौकरी करते हुए? सर, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, सरकार चलाना इन द सेंस मतलब राइटिंग स्किल बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आपका स्किल जो है राइटिंग का ऐसा होना चाहिए कि शब्द टू शब्द आप बहुत अच्छा जो है अपने लेखन से, अपने ना शैली से, लेखन शैली से उसको आगे बढ़ाओ। इतना सा है। सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं सीएम बनूं या प्राइम मिनिस्टर बनूं या मुख्यमंत्री बनूं, ऐसा कुछ भी नहीं है दिमाग में। बस सरकार बैठ के वहां की गतिविधियों को देखना, उनको समझना, सरकार कैसे चलती है ये समझना। हाँ, ये समझना और उस पे काम करना। आखिरी सवाल, आप इतने सारे कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। आज के जो युवा कलाकार इसमें आ रहे हैं थिएटर में, और वो चाहते हैं कि एक दो नाटक करने के बाद ही वो थोड़ा प्रसिद्ध हो जाए, बॉलीवुड का रास्ता खुल जाए, थोड़ी पेशेंस की कमी लगती है, क्या सलाह देना चाहेंगी? सर, मैं बिल्कुल इस बारे में जरूर कहूंगी कि ना हमको पिक्चरों में या बड़ी पिक्चरें, मूवीज में जाने से पहले थिएटर जो है बहुत स्ट्रांग करना जरूरी है। क्योंकि मेरा जीवन का एक्सपीरियंस रहा है जो लोग यहाँ बिना थिएटर किए मुंबई चले जाते हैं पिक्चरों में काम करने के लिए, तो वहां पे उनको वापस लौटा के वापस भेजा जाता है कि नहीं, आप पहले थोड़ा सा थिएटर समझो, थिएटर करो। क्योंकि थिएटर में एक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उभर के आता है। आप जब थिएटर को समझने लगते हैं और करने लगते हैं, उसके बाद आप पिक्चरों में आप जाते हैं। हालांकि मैंने बताया था आपके दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। थिएटर में आप लाइव वॉइस आपकी जाती है, तो उसमें हमें चीखना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है, ऐसा उसमें नहीं है। लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है पिक्चरों के लिए, वो सपोर्ट करता है पिक्चरों में। तो मैं समझता हूं कि आपकी ये सलाह तमाम ऐसे युवा कलाकारों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। बिल्कुल। और वो कड़ी मेहनत करेंगे ताकि उनके आगे के फिल्मों में जाने का या एक्टिंग करने का शौक मजबूती से वो पूरा हो सके। ममता माथुर जी, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आई। बातों बातों में कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी बातें की। आप रविन्द्र मंच की कार्यक्रम अधिकारी हैं, वर्तमान में प्रभारी हैं, और बहुत सारी एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर में और फिल्मों में आपने की है एक्टिंग। हम आपके सफल और सुखी जीवन की कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपके आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में।